हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था बीए सेकेंड ईयर का। ओके, तो बीए सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे थे राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र 2। ओके, तो इसके अंतर्गत हम प्रमुख देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पहला संविधान हमने उठाया है ब्रिटिश संविधान। इस सब्जेक्ट में प्रमुख देशों के संविधान में हमें ब्रिटेन, यूएसए, स्विट्जरलैंड और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, चीन या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के संविधानों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो इस सेशन में और पिछले अभी से जो भी सेशन हुए हैं हमारे, ये लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 ये हमारा हो रहा है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और पिछले 5 वीडियो को भी आप जल्दी से देख लीजिए, जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर वे के साथ बन पाएगी। ओके, और दोस्तों, ये पढ़ाने के साथ ही साथ में मैं आपको ये इस प्रकार से समझाऊंगा पूरे टॉपिक को कि एक ही बार में आपके दिमाग के अंदर इनपुट हो जाए, एक ही बार में पूरा समझ जाए। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको आपके नोट्स को एक बार पढ़ना है, रीड आउट करना है, और देखिए जैसे जैसे आप रीड आउट करोगे तो एक बार ये लेक्चर देखने के बाद में वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगी जो अभी तक समझ नहीं आ रही थी, है ना। इसमें आपको नोट्स किस प्रकार बनाना है ये भी मैं आपको यहाँ बीच बीच में बताता रहूंगा। और वैसे तो जो पूरा बोर्ड जो मैंने आप लिखा है ये एक तरह से नोट्स ही है ना, जिसे शॉर्ट नोट बोलते हैं। चलिए तो हम इसको समझते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले बात की है संविधान की विशेषताओं की, ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की और कार्यपालिका की, और अब हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश विधायिका की। ब्रिटिश विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका की। दोस्तों, व्यवस्थापिका को ही यहाँ विधायिका बोला जाता है और इसी को हम बोलते हैं संसद। ठीक है, अब संसद नाम से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के, हम किसी भी देश का जितने भी कार्य होते हैं वो संसद के माध्यम से ही होते हैं। कोई कानून बनाने का हो या कानून को अमेंडमेंट करने का, कुछ भी होगा काम, गवर्नमेंट काम जो होता है वो संसद के द्वारा ही होता है। जितने भी बिल होते हैं सब संसद के द्वारा ही लाए जाते हैं, उनके द्वारा ही पास किए जाते हैं और वही बिल आगे बढ़ करके वो कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो संसद तो एक बेसिक फंडा है। अगर आपको संसद वाला मुद्दा क्लियर नहीं है तो दोस्तों मैं फिर बोलूंगा कि इस लेक्चर से पहले आप पुराने 5 वीडियो देख लीजिए, उसमें संसद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि एक्चुअली संसद क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम ब्रिटेन की व्यवस्थापिका के बारे में। क्या है ब्रिटेन की व्यवस्थापिका? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 200 से ज्यादा अनुच्छेद सीधे सीधे ब्रिटेन के संविधान से उठा लिए गए हैं, है ना। तो उसमें भी मैक्सिमम जो अनुच्छेद हमने लिए हैं, या कहें कि हमारी संसद में जो भारतीय संसद है उसमें भी ब्रिटेन की संसद से काफी चीजों को लिया गया है जो अच्छी थी। सिंपल सी बात है, जो अच्छी थी और जो कानून को अच्छे से चला सके, है ना, जो हमको अच्छी लगी हमने वहां से ले ली है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान से काफी प्रभावित है। ओके, ब्रिटेन की संसद, दोस्तों जानकर के आश्चर्य होगा लेकिन आपको दिमाग में रखना भी है, इसको याद भी रखना है कि ब्रिटेन की जो संसद है ये विश्व की सबसे पहली संसद है, विश्व की सबसे पुरानी संसद है। इससे पहले, ब्रिटेन से पहले इस प्रकार की एक एग्जैक्ट धारणा इससे पहले पूरे विश्व में नहीं थी, है ना। तो इस कारण से ब्रिटेन की संसद सबसे पहले प्रमुख है, वो सबसे प्राचीन है। अब सबसे प्राचीन तो है ही, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की संसद का नाम आता है, ब्रिटेन संसद का नाम आता है, वैसे ही मन में धारणा आती है कि इससे ज्यादा पावरफुल पूरे विश्व में किसी की भी संसद नहीं है। किसी के का भी सेंस मतलब किसी भी देश की संसद ब्रिटेन की संसद से ज्यादा सर्वोच्चशाली नहीं है, संप्रभु नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड आ रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिकों को कैचअप करेंगे, इनको समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपने ये समझ लिया, इन पॉइंटों को समझ लिया, तो पूरा मुद्दा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको 3 से 4 पेज वाला पूरा टॉपिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि अगर देखते हैं हम एग्जाम में क्या होता है, किताब का पढ़ा हुआ पूरा बेस्ट वो तो हमें याद नहीं रहता, बल्कि जो हम नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं, उसके ही कुछ पॉइंट हमें याद रहते हैं, वहां भी कुछ पॉइंट याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको नोट्स में पुट आउट किया था। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ पे वही पॉइंट मैंने यहाँ पर पुट अप किए हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक थे। इनको एक तरह से कह सकते हैं बुलेट पॉइंट है।
अगर ये हमें समझ आ जाते हैं तो इनको भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ये पॉइंट भी आप भूल जाते हैं तो आप अपनी ओर से कोई भी पॉइंट, इससे संबंधित पॉइंट लिखकर आ जाओगे एग्जाम में, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। पर उससे पहले आपको बस चैनल पे बना रहना है, पूरे वीडियो एंड तक देखना है और क्या है पूरा टॉपिक को अच्छे से समझना है और समझ आए साथ साथ में इसको नोट डाउन भी करते चलना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बात कर रहे थे हम ब्रिटिश विधायिका के लिए। ब्रिटिश विधायिका यानी व्यवस्थापिका, और इसी को हम बोलते हैं संसद। ठीक है, ब्रिटेन की संसद वैसे तो अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद कानूनी दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये संप्रभु है। संप्रभु यानी कि इससे ज्यादा शक्तिशाली ब्रिटेन में कोई नहीं है, ब्रिटेन गवर्नमेंट में, संविधान में कोई भी नहीं है। ठीक है, कानूनी दृष्टि से दोस्तों ये याद रखिए। ठीक है, कानूनी दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से बात करेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कुछ बंधन भी दिए हुए हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, और इन्हीं संप्रभुता और बंधन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। संप्रभुता की बात करने वाले हैं यहाँ पर कि संसद को कौन कौन सी ऐसी शक्तियां दी गई है जिससे वो पूरे विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली संसद कहलाती है। ठीक है, और वही हम बात करने वाले इस पर आरोपित सीमाओं की, ये सीमा किस दृष्टि से लगाई गई है, इस पर कि कौन सी सीमाएं हैं, कौन से बंधनों से ये बंधी हुई है जो कुछ कार्य ये नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन मैंने फिर बता दिया है कि कुछ कार्य नहीं कर सकती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये है सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि का मतलब ये होता है कि संसद खुद नहीं चाहती ये कार्य करना जिनके लिए उनको मना किया गया है। ठीक है, संसद खुद नहीं करेगी ये कार्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर संप्रभुता वाला जो उसकी पावर है, शक्ति है, वही सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा वही है। ठीक है, तो हम इसी को अध्ययन करने वाले, इसको देखने वाले हैं अच्छे से। बस पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाइए कि टॉपिक है क्या हमारा। टॉपिक सिंपल सा है कि हम ब्रिटेन की विधायिका की बात कर रहे हैं, जिसे हम संसद भी बोलते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन की संसद जिसमें 2 सदन होते हैं, मैं आपको मतलब वैसे एंड में बताने वाला हूं। ठीक है, कि ब्रिटेन की संसद की हम बात कर रहे हैं, जो कि कानूनी दृष्टि से तो सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पूरे कानून में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वहीं व्यवहारिक दृष्टि से इस पर कुछ बंधन भी लगाए गए हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की संसद पूरे विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। इसमें 2 सदन होते हैं दोस्तों, 2 सदन होते हैं, इनको भी आप याद रखिए। एक है आपका कॉमन सभा, और दूसरा है आपका लॉर्ड सभा। इसको नोट डाउन करते चलिए आप ना, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, वैसे हम इसके बाद भी जो चैप्टर आने वाला है हमारा वो इन्हीं पर होगा। पहले हम कॉमन सभा का एक स्पेशल वीडियो अलग आएगा और लॉर्ड सभा का एक वीडियो अलग ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, इनको डिटेल में समझाने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉमन समझ लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी और संसद का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सभा क्या होती है मैं सिर्फ कंपेयर करके बताऊंगा। जैसे भारत में संसद है, भारत में आपने नाम सुना होगा लोकसभा, लगभग सभी ने सुन रखा होगा, क्योंकि बीए के छात्र हो तो इतना तो पता ही होगा हमको कि हमारी संसद के भी 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा में जो मेन मंत्री होते हैं, जो पार्टी निर्वाचित होकर के जाती है, वो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, वो बनाते हैं, वो सदस्य सब उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, सब नहीं, कुछ सदस्य लोकसभा में जाते हैं। और राज्यसभा कौन सी? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से कॉमन सभा यानी कि हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। उसमें हर 2 साल में कुछ सदस्य नए आ जाते हैं और पुराने सदस्य निकल जाते हैं, कुछ सदस्य, यानी कि हमेशा के लिए वो भंग नहीं होती है। इसलिए उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इसलिए ही राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कॉमन सभा में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित नेता होते हैं, वो यहां पर आकर के अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, और लॉर्ड सभा आपने सुना होगा कि ब्रिटेन की सरकार में आज भी राजा का शासन चलता है, वहां पर आज भी लॉर्ड है, लॉर्ड इन द सेंस सम्राट। सम्राट
पहले पिछले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं, सम्राट, ठीक है, जो कि निर्वाचित होकर नहीं आता बल्कि वो सिर्फ वंशानुगत होता है, वंश के आधार पर वो चुना जाता है, वो खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें दो सदन होते हैं, एक होती है कॉमन सभा और एक होती है लाट सभा, ठीक है। तो इन दोनों के अधिकार अलग अलग होते हैं, ठीक, दोनों का अधिकार अलग अलग होंगे। वहीं पे ही संसद का एक कार्य क्या है, क्या काम करती है, अरे भाई कानून बनाती है, कानून निर्माण का कार्य करती है, कानून निर्माण की पूरी प्रक्रिया पूरी करती है, ये संसद में ही होती है। कोई सा भी नया कानून बनना होता है, विश्व की चाहे कोई सी भी संसद उठा लीजिए, किसी भी कानून का निर्माण उसकी संसद के माध्यम से ही होगा। क्यों? क्योंकि संसद में ही दो सदन होते हैं, कॉमन सदन, कॉमन सभा, अब सिर्फ हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, कॉमन सभा और लार्ड सभा। कोई सा भी कानून बनेगा तो वो कॉमन सभा के माध्यम से ही बनाया जाएगा। हो सकता है कि उसके जो है कंफर्मेशन के लिए लार्ड सभा में उसे भेज दिया जाए, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रक्रिया होती है वो कॉमन सभा में ही यहाँ पूरी होती है किसी भी कानून को बनने की, ओके। उसके बाद लार्ड सभा की बात है तो लार्ड सभा में सिर्फ राजा होता है, सम्राट होता है, जिसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो संसद की यही है कि विश्व की सबसे प्राचीन संसद ब्रिटेन की संसद है। इसमें दो सदन होते हैं, एक कॉमन सभा होती है और एक लार्ड सभा होती है, जिसमें हमने देखा कि कॉमन सभा निर्वाचित सदस्यों से बनती है, लार्ड सभा में प्रमुख जो है वहां का सम्राट होता है जो कि वंशानुगत होता है, ओके। इसके बाद में अगर इसकी कुछ बात देखी जाए, खास चीज देखी जाए तो इसकी एक खासियत है दोस्तों। जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो भारत के संविधान में भारत की संसद की अगर हम बात करते हैं तो भारत की संसद भी दो कार्य करती है, एक कानून निर्माण का कार्य करती है और दूसरा करती है संविधान के अमेंडमेंट का, यानी कि संविधान संशोधन का कार्य करती है, ओके। इसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद के भी दो कार्य हैं। अब दो कार्यों में एक कार्य तो है उसका कानून बनाने का, ठीक है, दो कार्य है, दो कार्यों में एक कार्य है उसका कानून निर्माण का, कानून निर्माण, और दूसरा कार्य है उसका संविधान, संविधान निर्माण का। यहां दोस्तों ध्यान रखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। कानून निर्माण का कार्य तो संसद करती है ब्रिटेन की, साथ ही संविधान के निर्माण का कार्य भी ब्रिटेन की संसद करती है, जो कि भारत की संसद नहीं करती। याद रखिए, भारत की संसद सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकती है, ओके, लेकिन ये आज भी संविधान का निर्माण कर रही है। क्यों कर रही है ये पहले भी बता चुका हूं कि संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, जो कि आज तक निर्मित होता चला जा रहा है। जैसे जैसे वहां कानून बनते हैं वैसे वैसे वो कानून, जो भी कानून, नया कानून बनेगा वो संविधान में जुड़ जाएगा और वो भी एक कानून बन जाएगा, ठीक है। संविधान के बारे, ब्रिटेन के बारे में कहावत है, कहते हैं कि वहां पर चाहे कोई सा भी कार्य करोगे आप, जब तक उस पर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तब तक वो कार्य अनुचित नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की संसद कानून निर्माण का कार्य तो करती है, साथ ही साथ संविधान के निर्माण का कार्य भी करती है, यानी कि संविधान खुद संसद बनाती है वहां का, ठीक है। उसके द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं, विनियम बनाए गए, उनके द्वारा उनका संविधान का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें इसमें कानून निर्माण और संविधान निर्माण की, तो ब्रिटेन की संसद जो भी कानून का निर्माण करेगी, जो भी कानून ब्रिटेन की संसद बना रही है, वो कानून, उस कानून को लेकर के कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के संसद ने अगर कोई कानून बनाया, जैसे कि अभी करंट की हम बात कर ले तो अभी कृषि बिल आए हुए हैं, तो कृषि बिल पर वो आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, उसको चुनौती दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में संसद ने अगर कोई कानून पास कर दिया तो फिर उस कानून पर कोई चुनौती किसी भी कोर्ट में नहीं दी जा सकेगी, ठीक है। ये यहां से उसकी संप्रभुता हो जाती है। उस संप्रभुता का कारण भी एक ये है कि ब्रिटेन की संसद जो है संप्रभु इसलिए भी हो सकती है क्योंकि कानून निर्माण का कार्य वो स्वयं कर रही है, संविधान के निर्माण का कार्य भी वो स्वयं कर रही है, ठीक है। अब संविधान का निर्माण का कार्य बारंबार होने की वजह से संविधान वहां का कैसा है, लचीला है। दो बार सुनेंगे आपने, लचीला संविधान और कठोर संविधान। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है,
कैसा संविधान है? लचीला संविधान है। और लचीले संविधान के कारण ही ब्रिटेन की संसद जो है वो बार बार संविधान का निर्माण अपने अनुसार कर सकती है। और इसी कारण से संविधान का जब वो निर्माण कर रही है, संविधान का संशोधन कर रही है, इसी कारण से वो संप्रभु हो जाती है, क्योंकि सारे अधिकार इसी के हक में, संसद के हक में आ जाते हैं और इसी कारण से वो संप्रभु हो जाती है। ठीक है, तो क्या इतना कंसेप्ट आपको पूरा समझ आया? हमने सिर्फ अभी संसद की बात की है कि संसद क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार इसको मिले गए, कौन से अधिकार प्राप्त है इसे, क्या क्या करती है, कौन कौन सी सभा इसके अंदर होती है। क्या अब तक का पूरा क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। अब हम सिर्फ दो चीजों को पढ़ने वाले हैं, एक संप्रभुता को देखेंगे, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, और दूसरा देखने वाले उसकी सीमाएं, उस पर लगे हुए प्रतिबंध। ठीक है, संप्रभुता की जब बात करेंगे कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, भैया संप्रभुता है क्यों, कैसे है, हम कैसे माने कि ब्रिटेन की संसद जो है सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है ब्रिटेन में, कैसे माने? तो उसकी भी कुछ व्यवस्था है, कारण है उसकी। सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो कानून निर्माण। नंबर एक, कानून निर्माण। कानून निर्माण का कार्य कौन कर रहा है? संसद कर रही है। इस कारण से सारी शक्तियां संसद के पास है, इसलिए वो संप्रभु है। दूसरा, कानून को भंग करने का अधिकार। कोई कानून पहले से चला आ रहा है, संसद को लगता है कि इस कानून को हटा करके नया कानून बनाना है, तो पहले वाले जो पुराना कानून था उसको अगर भंग करना है तो संसद यहां कर सकती है। ओके, इस कारण से भी ये संप्रभु हो जाता है। नेक्स्ट है, कानून मौलिक है या अमौलिक है। यह मुद्दा ही ब्रिटेन में नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि भारत में हमें मूल अधिकार प्राप्त है, संविधान के द्वारा हमें मूल अधिकार प्राप्त है, इसलिए कोई भी नियम अगर सरकार बनाती है तो हो सकता है वो जनता के हक में ना हो किसी हद तक। ऐसा नहीं, हमें सरकार तो जो कानून बनाती है वो जनता के लिए ही बनाती है, तो जनता के हक में तो होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि संपूर्ण पूरे भारत के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें से कुछ वर्ग विशेष के लिए हो सकता है वो हित में ना हो। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा हर चीज को, तो फिर वो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करने के प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी क्लास टॉपिक छोटा हो जाए, है ना। जो समझने की चीज है मैं वो उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। कानून, जो वहां पे जो भी कानून बनता है वो मौलिक या अमौलिक कैसा कानून है, वहां पर उससे कोई मुद्दा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के कोई मूल अधिकार जनता को नहीं दिए गए हैं। हालांकि कोई अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी जनता वहां की स्वतंत्र है, वहां पर लोकतंत्र है। ओके, तो मौलिक या अमौलिक जैसा प्रश्न वहां पर नहीं है। इस कारण से भी ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन की संसद जो है सर्वोपरि हो जाती है। नेक्स्ट है, कानून जो बनाया गया है उसको चुनौती कोई वहां नहीं दे सकता, जो हम यहां पर भी बात कर चुके हैं कानून के साथ। ठीक है, कि जो भी संसद ने कानून बना दिया उसको किसी भी कोर्ट में, कहीं सम्राट के सामने या किसी संसद के किसी भी सदन में, कहीं पर भी उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस कारण से भी ब्रिटेन की संसद जो है सर्वोपरि हो जाती है, संप्रभु हो जाती है। क्या ये टॉपिक, चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए? क्या पूरे क्रिस्टल क्लियर हो चुके, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी इनके ऊपर? ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमाओं के बारे में कि इस पर क्या प्रतिबंध एक्चुअली लगे हुए हैं, कि ब्रिटेन की संसद क्या नहीं कर सकती। ठीक है, तो जिस प्रकार से संप्रभुता उसके हाथ में है वैसे इसके पास कुछ सीमाएं भी हो। और जो हम बात ऊपर देख चुके, कर चुके हैं कि ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता तो कानूनी तौर पर है, यानी कि वास्तविक रूप में है, परंतु जहां सीमाओं की बात आती है तो ब्रिटेन की संसद के ऊपर अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो कोई सीमाएं नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसके ऊपर कुछ सीमाएं लगाई गई है। और व्यवहारिक दृष्टि से वैसे सीमाएं जो लगती है वो सीमाएं नहीं होती है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से उन कामों को नहीं करना चाहती। ठीक है, तो संसद खुद अपनी इच्छा से कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी आप भली भांति समझते हैं। संसद में जो नेता है, अगर नेताओं कुछ ऐसे कार्य किए जिससे कि जनता नाराज हो गई तो फिर वोट बैंक का लफड़ा आप समझते हैं अच्छे से, ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में समझ लेते हैं। नंबर एक, ये डालते चला हूं, उसको मिटाता नहीं हूं। नंबर एक, आंतरिक और बाहरी प्रतिबंध। इसको कर लीजिए आंतरिक।
आंतरिक और बाहरी प्रतिबंध। दोस्तों संसद पे जो है कुछ प्रतिबंध होते हैं जिनमें आंतरिक और बाहरी प्रतिबंध होते हैं। आंतरिक प्रतिबंध इन द सेंस संसद कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसकी जनता, आम जन, जो उनकी वोट बैंक होती है, वो नाराज हो जाए। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध होता है, वो नहीं करेगी। दूसरा बाहरी प्रतिबंध। बाहरी प्रतिबंध इन द सेंस इंटरनेशनल का मुद्दा नहीं। यहाँ पर बाहरी प्रतिबंध का मतलब होता है कि आपको पता है कि ब्रिटेन ने एक समय लगभग पूरे विश्व पर अपनी सत्ता जमा चुका था, लगभग देशों को वहां पे उपनिवेश बना चुका था। ठीक है, तो उन जो उपनिवेश उसके थे, उन उपनिवेशों में भी ऐसा कार्य नहीं करेगी कि वहां की जनता भी इनसे रुष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये होता आंतरिक प्रतिबंध, यानी कि स्वयं ब्रिटेन की जनता रुष्ट नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। और बाहर की प्रतिबंध की उपनिवेशों के, ब्रिटेन के जो उपनिवेश देश थे, उन देशों की जनता भी उनसे नाराज ना हो, ऐसे प्रतिबंध ऐसे नियम नहीं बनाएगी। ऐसे नियम कानून बनाने पर प्रतिबंध है, वो भी व्यवहारिक रूप से। ओके, नेक्स्ट है विधि का शासन। विधि का शासन। दोस्तों विधि का शासन समझते होंगे आप, एक अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूं। विधि का शासन का इन द सेंस ये होता है कि कानून के सामने सभी एक समान होते हैं, सभी समान होंगे। कानून किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक ही दृष्टि से देखेगा, और यही होता है विधि का शासन। ओके, तो विधि का शासन है ना, विधि का शासन में यानी कि कानून, जो भी कानून बनाए जाएंगे, सभी जनता पर फोकस करके बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के हित में हो और किसी के अहित में हो। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय कानून। अंतरराष्ट्रीय कानून, अच्छा, विधि के शासन में एक तो भेदभाव भी नहीं होगा, और साथ ही साथ में कोई भी जो अधिकारी होगा, यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, वो मनमानी नहीं कर सकेगा, मनमानी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि कानून बना हुआ है, विधि का शासन है, कानून ऑलरेडी बन गया है। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध पर कितना दंड उसको देना है, तो ये कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वो जो अधिकारी होगा, जो भी अधिकारी होगा, सिविल अधिकारी होगा, वो मनमानी नहीं करेगा। ठीक है, किसके साथ में, जिस किसी को अगर अरेस्ट किया है, तो अरेस्ट में जो नियम उपनियम में बताया गया है, उतनी ही सजा का प्रावधान, जितनी सजा का प्रावधान है, उतना ही दंड वो उसको यहाँ दे सकेगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, जो कानून में जैसा लिखा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को अगर गिरफ्तार किया है, तो उसको तब तक जो है दंड नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, मनमानी। कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं विधि का शासन। अंतरराष्ट्रीय कानून। अंतरराष्ट्रीय कानून को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप भली बातें समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या होते हैं? हमारे देश में जो कानून बनाए जा रहे हैं, विदेशों को मद्देनजर रखते हुए, विदेशों को नजर में रखते हुए, विदेशों के लिए जो हम कानून बनाते हैं, वही हमारे अंतरराष्ट्रीय कानून होते हैं। जैसे कि सुरक्षा कानून हो सकते हैं, व्यापारिक कानून हो सकते हैं, किसी भी संधि या समझौते को लेकर के कानून हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का कानून हो सकता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय दो देशों का संबंध जो होता है, दो देशों के बीच में जो संबंध होता है, उसके लिए जो कानून बनते हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो जिसमें कि विश्व के अन्य देशों का दबाव इस पर बढ़ जाए, या अन्य देशों के अहित में हो। ऐसा कानून भी संसद निर्माण नहीं करेगी। इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है व्यवहारिक दृष्टि से। ओके, नेक्स्ट है प्रदत्त व्यवस्थापन। दोस्तों प्रदत्त व्यवस्थापन, इसमें भी क्या होता है कि एक छोटा सा प्रतिबंध यहां पर भी नजर आता है, वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा हो। प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ यह होता है कि जो संसद ने नियम बना दिए हैं, अब काफी समय से, पिछले कई सालों से नियम बनते आ रहे हैं। अब जैसे आपको पता ही है कि नियम बनते हैं, संविधान में जुड़ जाते हैं, संविधान का और निर्माण हो जाता है। इस प्रकार संविधान काफी वृद्ध भी हो चुका उनका। तो जो नियम उपनियम बने हैं, अब वो ढेरों हो चुके हैं। तो संसद में जब भी अब जैसे कोई मुद्दा कर आता है, तो वो संसद खुद उनको एनालाइज न करते हुए, उनका विश्लेषण न करते हुए, वो अपने मंत्रियों को वो मुद्दे सौंप देते हैं, और वो मंत्री ही फिर जो
व्यवस्थाएं पहले दी गई है, जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के अनुसार ही उस पर निर्णय करते हैं, जो मुद्दा है उस पर निर्णय करते हैं और उस निर्णय के बाद में वही संसद में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रदत्त व्यवस्थापन जो है वह विस्तृत है, काफी सारा है। इस कारण से इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया है कि संसद इसमें अपना वक्त जो है फालतू का जाया ना करे, फिर से नए कानून बना करके। मान लीजिए कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा मुद्दा आया हुआ है जिस पर ऑलरेडी कोई पहले से कानून बन चुका है, लेकिन उसके अध्ययन में, उसके विश्लेषण में काफी समय लग सकता है, तो संसद क्या करती है कि जो अपने अन्य मंत्री होते हैं उन अन्य मंत्रियों को ये कार्य सौंप दिया जाता है और वो मंत्री इस कार्य को, जो पहले से नियम या उपनियम बने हुए हैं, उनका अध्ययन कर करके और वो मुद्दा सोल्व आउट कर लेते, समझ लेते हैं और संसद में फिर उसको ही पेश कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पहले से कोई नियम बने गए हैं तो संसद उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि वो अपने मंत्रियों को सौंप देगी वो कार्य, है ना, और ये कार्य करके वो अपना वक्त जाया नहीं करेगी। नेक्स्ट है नैतिक बंधन। दोस्तों ये अपने आप में ही एक परिपूर्ण पॉइंट है। नैतिक बंधन, नैतिक बंधन क्या होते हैं, क्या है ये नैतिक बंधन? सिंपल सा है कि संसद कोई भी ऐसा कार्य करने से हमेशा अपने आप को बचाएगी जो कि नैतिक प्रकृति के नहीं हो। नैतिक प्रकृति का मतलब ये होता है कि एक हास्य लगेगा, आपको हास्यपद लगेगा। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन की संसद एक ऐसा कानून बना दे, उसमें बोल दिया जाए कि भाई ब्लू आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए, ब्लू आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए। ठीक है, तो ऐसा कानून बनाने का जो है सुझाव आता है संसद में और कानून बना दिया जाता है और जनता उसका पालन भी करती है। ठीक है, जनता पालन कैसे करेगी कि जो भी ब्लू आंखों वाले बच्चे होंगे उनका लालन पालन जो है अवैध होगा, वो वैध नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप सोचिए खुद ही कि इस प्रकार का कानून बनाने वाली संसद, क्या वो इंसान हो सकते हैं? चलिए छोड़िए, कानून बनाने वाले चलो बना भी देंगे, लेकिन इस कानून का पालन करने वाली जो जनता है, क्या वो मूर्ख नहीं होगी? तो ये अपने आप एक मूर्खतापूर्ण वाक्य हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि नैतिक बंधन, इस पर एक बड़ा नैतिक बंधन ये लगा हुआ है कि संसद किसी भी ऐसे नियम का निर्माण नहीं करेगी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि नैतिक प्रकृति का ना हो, मतलब नैतिक होना चाहिए। ओके, क्या ये भी आपका क्लियर हो चुका है? संसद पे जो सीमाएं लगी हुई है, जो बाध्यता है, बाध्यता वाला टॉपिक पूरा क्लियर है। इसके बाद में हम बात करेंगे निष्कर्ष की। दोस्तों सभी टॉपिकों का निष्कर्ष जरूरी है कि हमने क्या सीखा, एक्चुअल में ये पूरा मुद्दा क्या था। निष्कर्ष तो मैं आपको वैसे एंड में है, निष्कर्ष लास्ट में है, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी बात कर चुका हूं इस 2 पॉइंट में। यही आपका निष्कर्ष है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका निष्कर्ष है। यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद वास्तविक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वो कोई सा भी कार्य बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की सहमति के वो कर सकती है और उसके द्वारा बनाए गए कानून को ब्रिटेन में कहीं भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। एंड साथ ही बात करेंगे कि व्यवहारिक दृष्टि से, परंतु अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उस पर कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संसद पर ये जो बाध्यताएं हैं, जो बंधन युक्त है, जो बंधन लगे हुए हैं, वो बंधन वास्तविक बंधन है। भाई वो बंधन वास्तविक नहीं है। संसद खुद इन कार्यों से बचना चाहेगी। अगर उसको सरकार में बना रहना है तो वो खुद इन कार्यों को नहीं करेगी। आपने पढ़ के इनको समझा है। सारे कार्य ऐसे हैं कि अगर इनमें से एक भी कार्य संसद करती है तो कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज जरूर हो जाएगी। अगर नाराज होगी तो इनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा और सरकार गिर भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइए कैसा लगा लेक्चर आपका, आपको ये क्या पूरा मुद्दा ये समझ आया? ठीक है, इस प्रकार की स्टडी अगर आप चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, थैंक यू।